हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा एनसीईआरटी का क्लास है जिसमें कि हम लोग जो है मैटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पदार्थ के बारे में। ओके, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स यानी हमारे आसपास के पदार्थ, ये चैप्टर का नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, उसी पेज को हम लोगों ने इसे कट करके अच्छे से पीपीटी में सेट किया है ताकि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी किताब का ही कटिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो यहाँ पे है, अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है। ठीक है, अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है जिनका आकार, आकृति और बनावट जो है अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, इस विश्व में मतलब कि इस वर्ल्ड में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। इंग्लिश में कहेंगे मैटर। ओके, जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, ठीक है, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान यानी कि आयतन घेरती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान या आयतन घेरती है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता आ रहा है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता आ रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है जिसे पंच तत्व कहा गया है। ठीक है, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है जिसे पंच तत्व कहा गया है। और ये पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, ये पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव। ओके, उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। ठीक है, उस समय के यूनानी दार्शनिकों जो थे वो लोग भी जो है पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किए हैं पंच तत्वों में, जैसे कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। अब आते हैं यहाँ पे, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है, यानी कि डिवाइड किया है। ठीक है, और इस अध्याय में जो है हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इस चैप्टर में जो है हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थ जो डिवाइड किया गया है, एक भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। तो इस चैप्टर में जो है हम भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो है रासायनिक गुण, तो रासायनिक पहलुओं के बारे में जो है हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे।
मतलब कि आगे के अध्याय में इस चीज को पढ़ेंगे। तो अब आ जाते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि मैटर जो है बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। ठीक है, तो देखते हैं भाई कौन सा विचारधाराएं प्रचलित थी पदार्थ के बारे में। तो एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी की टुकड़े की तरह सतत होते हैं। ठीक है, बहुत समय तक जो है पदार्थ की प्रकृति के बारे में जो है दो विचारधाराएं प्रचलित थी। तो उन दोनों विचारधाराओं को हम लोग देखेंगे। तो पहला विचारधारा यह है कि एक विचारधारा यह है कि मानना था कि पदार्थ लकड़ी की टुकड़ों की सतह लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। परंतु अन्य विचारधारा यानी कि दूसरा विचारधारा का मानना यह था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। ठीक है, आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बने हैं। ठीक है, यानी कि एक प्रैक्टिकल करके हम लोग उस चीज को क्लियर करेंगे कि पदार्थ का स्वरूप कैसा है। ठीक है, तो आइए इस क्रियाकलाप को देखते हैं, इस एक्टिविटी को देखते हैं, फिर इसके अनुसार जो कंक्लूजन निकलेगा वो आंसर हो जाएगा। तो क्रियाकलाप 1.1 जो है इसे देखेंगे। दोस्तों ये एनसीईआरटी का किताब है, आप लोग एनसीईआरटी के बुक में भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, 101 क्रियाकलाप है, उसमें देखिए एक 100 ml का बीकर लेना है। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शक्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शक्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। ओके, इस प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा, यानी कि हमें इस विचार को एक्सेप्ट करना होगा कि जितने भी मैटर हैं, ठीक है, वो कणों से बने होते हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं वे कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शक्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया था। ठीक है, अच्छा चित्र 1.1 ये है, तो आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग जल लिए हैं, फिर उसमें नमक मिलाए हैं। ठीक है, ऊपर जल है और नमक जो नीचे है इसे जो है मिलाना है। ठीक है, अब जो है जल और नमक दोनों मिल चुके हैं। ठीक है, यहां पे देख लीजिए चित्र 1.1 में क्या लिखा है। जब हम जल में नमक को घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यानी कि जब हम जल में नमक को घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ओके, अब एक देख लीजिए, ये नोट है, एनसीईआरटी किताब में ही दिया गया है, पेज के लास्ट में, इसको देख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक 1 घन मीटर क्यूब है। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। ओके, नेक्स्ट है 1.1.2 पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं। अभी तक तो देखे थे कि पदार्थ के कण छोटे होते हैं, लेकिन अब देखना है कि पदार्थ के ये कण आखिर कितने छोटे होते हैं। तो देखिए यहां भी एक क्रियाकलाप करेंगे, एक एक्टिविटी यहां पे भी करना है। इसमें क्या करना है देखिए, फिर इसका कंक्लूजन भी निकलेगा। तो इसमें जो है पोटेशियम
परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है? तो देखिए, ये एक्टिविटी है, जैसा कि हम लोगों ने अभी वहां पे पढ़ा, उसी चीज को यहाँ पे प्रैक्टिकल किया जा रहा है। फिर चित्र 1.2 इसको पढ़िए। यहाँ क्या है? अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का हो जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। ओके, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं, और ये कण जो है छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में यह कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। ओके, तो कंक्लूजन ये निकला, हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि पदार्थ के कण जो हैं बहुत छोटे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, कंक्लूजन ये निकला कि पदार्थ के कण जो हैं बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसका कल्पना भी नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का एनसीईआरटी का सेशन था, जिसमें कि हम लोगों ने इतने चीज को डिस्कस किया है, और इसके आगे का जो है उसको हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम प्लेलिस्ट बना देंगे एनसीईआरटी के नाम से चैनल पे, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो आगे की क्लास जो है हम कल अपलोड करेंगे आप लोग को चैनल पे। ठीक है, अपने चैनल पे जो है कल अपलोड करेंगे, पार्ट 2 करके लिखा होगा। आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। एनसीईआरटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो चाहे बीपीएससी टीचर की, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।